गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने घर्षण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखी थी, जैसे कि घर्षण कोण क्या होता है, विराम कोण क्या होता है, घर्षण कोण और विराम कोण में क्या संबंध होता है। आज मैं आपको अभिकेंद्रीय बल क्या होता है उसके बारे में बताऊंगी। उससे पहले हम एक प्रश्न समझेंगे कि एक क्वेश्चन बनता है कि जब कोई घोड़ा होता है, शुरुआत में घोड़े को अपनी गाड़ी को खींचने के लिए ज़्यादा बल, ये घोड़ा गाड़ी बनी होती है और इस तरीके से पीछे टायर होते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि जब घोड़ा शुरुआत में इस गाड़ी को आगे की तरफ खींचता है तो उसे अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शुरुआत में ये जो गाड़ी के टायर और सड़क के मध्य जो घर्षण बल होता है वो स्थैतिक घर्षण है। ठीक है, आपको पता है जब वस्तु रुकी हुई है तो कौन सा बल काम करेगा? स्थैतिक घर्षण काम करेगा। अब स्थैतिक घर्षण का मान वस्तु रुकी है तब तो ज़्यादा होगा, तो घोड़े के द्वारा लगाया गया जो बल है वो इस स्थैतिक घर्षण से शुरुआत में कम होगा। तो हम पढ़ चुके हैं कि हमें इतना ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इतना ज़्यादा से ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा कि उसका मान इस स्थैतिक घर्षण से कम हो जाए और गाड़ी आगे की तरफ चलना शुरू हो जाए। इसीलिए इस घोड़े को शुरुआत के कुछ कदमों तक ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, ताकि एक बार ये वस्तु गति कर ले तो गति करने के कारण इसके टायर और इसके मध्य कौन सा घर्षण आ जाएगा? गतिक घर्षण आ जाएगा, जिसका मान स्थैतिक घर्षण से कम होता है। उसके बाद गाड़ी बहुत आसानी से मूव करती है। ठीक है, तो शुरुआत में कौन सा बल घर्षण स्थैतिक बल काम करता है? स्थैतिक बल के कारण उसे ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अभिकेंद्रीय बल। देखिए, अभिकेंद्रीय से आपको समझ आ रहा होगा कि ऐसा बल जो केंद्र से लग रहा है। और केंद्र कब आता है? जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है। तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो वो अपना मार्ग वृत्ताकार बनाए रखती है, और इसका जिम्मेदार या जिसके कारण ये ऐसा करती है वो कहलाता है अभिकेंद्रीय बल, जो उस वस्तु जो गति कर रही है उससे उसके केंद्र की तरफ उसकी दिशा होती है। आपसे पूछे अभिकेंद्रीय बल की दिशा कहाँ होती है, तो वस्तु के केंद्र की तरफ होती है। ठीक है, तो वस्तु जब वृत्ताकार मार्ग पे गति करती है तो उस वस्तु पर केंद्र की तरफ एक बल लगता है, केंद्र की तरफ एक बल लगता है, जिसके कारण वो वस्तु लगातार वृत्ताकार मार्ग में गति करती रहती है। ठीक है, तो हम पहले इसका एक डेरिवेशन, इसका सूत्र क्या होता है वो देखेंगे कि माना कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है। ठीक है, और वो r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है। तो वस्तु का द्रव्यमान तो m था, तो जब वो गति कर रही है तो अभिकेंद्रीय त्वरण, जो हम पिछले लेक्चर चैप्टर में हमने लास्ट में ये किया था, अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र स्थापना करना। ठीक है, हम अभिकेंद्रीय त्वरण निकाल चुके हैं। अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है? A = v² r होता है। v² मतलब कोई वस्तु जो वृत्तीय गति कर रही है उसकी एक रेखीय गति भी होती है ना, हर बिंदु पर उसकी एक रेखीय गति होगी। तो वो रेखीय गति का वर्ग बटे जिस वृत्ताकार पर मार्ग पर गति कर रही है, मान लीजिए r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग, हमें नहीं पता पर साइज अलग हो सकती है, तो इसकी त्रिज्या r है, r त्रिज्या की वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है तो A = v² r होगा। ठीक है, अब देखिए कि अगर ये इस तरह से गति करती है, m त्रिज्या, m द्रव्यमान की वस्तु, तो इस पर लगने वाला बल, ये अभिकेंद्रीय बल निकालेंगे। तो बल का मान क्या होता है? जनरली जितने भी बल होते हैं उन सबका मान होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो F बराबर द्रव्यमान m है और त्वरण क्या होता है? v² r। यहाँ से त्वरण किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? कौन सा बल निकाल रहे हैं? अभिकेंद्रीय बल। तो बल का सूत्र तो वही है, लेकिन त्वरण कौन सा लगेगा? अभिकेंद्रीय बल के लिए अभिकेंद्रीय त्वरण लग रहा है। तो अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र होगा mv² r। इसे अच्छे से याद कर लीजिए कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस पर बनते हैं क्वेश्चन। आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या है, तो याद रखिए mv² r। ठीक है, तो अभिकेंद्रीय बल का सूत्र स्थापित हो गया। अब इस पे कुछ जनरल क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी क्वेश्चन है जो मैं आपको ऐसे ही समझाती हूँ कि जब कोई वस्तु को धागे से बांध दिया जाता है, ठीक है,
तो वो हमेशा एक धागे से या बीच में हम पकड़ के इसे खड़े, तो ये वाला बिंदु फिक्स हो गया, इस बिंदु पर पत्थर से या वस्तु को बांध दिया, पत्थर से ही बांधते हैं जनरली, तो एक धागे को एक पत्थर से बांध दिया। अब आप देखिए कि वो लगातार वृत्ताकार मार्ग पर ही गति करता है जब हम उसे घुमाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है ये हमें समझाना है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वस्तु जब गति करती है, ठीक है, लगातार गति करती जा रही है, तो हमने अभी पढ़ा कि ये इस पाथ पे अगर चल रही है तो इसके और इसके मध्य कौन सा बल काम करेगा, अभिकेंद्रीय बल काम करेगा, ठीक है। और वही अभिकेंद्रीय बल जो इस पर काम करता है, वो अभिकेंद्रीय बल इस धागे पर रहेगा और इस धागे पर तनाव के रूप में रहेगा, टेंशन फोर्स जिसे कहते हैं, तनाव बल। और ये तनाव के कारण आप देखिए ये धागा हमेशा स्ट्रेट रहेगा, इसमें हल्का सा भी इस तरह से झोल नहीं आएगा, ये धागा तना हुआ रहता है, क्योंकि लगातार ये वस्तु का एक बल कहाँ काम कर रहा है, केंद्र की ओर कर रहा है। तो जब तक आप इसे गोल गोल घुमा रहे हो तब तक ये धागा भी तनाव स्थिति में और लगातार ये गोल गोल घूमती रहेगी। जब आपने इस धागे को छोड़ दिया, मान लीजिए यहाँ आकर आपने इस धागे को छोड़ दिया, तो वस्तु बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आपने इस धागे को ही छोड़ दिया, तो इन दोनों के बीच में जो बल काम कर रहा था, जो बल बंधा हुआ था इनके बीच का, वो खत्म हो गया है। तो वस्तु ने वृत्ताकार गति करना छोड़ दी और छोड़कर वो कहाँ निकल गई, अपनी रेखीय गति करती हुई चली गई, ठीक है। तो हम इससे क्या समझे कि हमेशा किसी वस्तु के लिए जब वो वृत्तीय गति करती है तो कौन सा बल काम करता है, अभिकेंद्रीय बल उसको काम करता है। और कहाँ करता है, उसके केंद्र की दिशा में। इसके अलावा झूले के भी कंसेप्ट आप देखिए कि जब झूले पे आपने देखा होगा ये पोल होता है और ये कई सारे इस तरह से घोड़े लटके होते हैं, घोड़े, हाथी, जिस पर बच्चों को बैठा दिया जाता है, ठीक है। और ये कुछ कार्ड बना दी मैंने, इस तरह से बच्चे बैठे हैं, ठीक है। जैसे ही झूला चलना शुरू होता है तो ये ऊपर वाली डिस्क घूमती है और डिस्क जब घूमती है तो ये झूलों को दूर दूर तक फेंकती है इस तरह से। क्यों दूर हो जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि डोरी से बंधे हुए झूले हैं, झूला चलने पर दूर दूर क्यों हो जाते हैं, है ना, ऑटोमेटिक हो जाते हैं। जब झूला रुकेगा तो ये फिर से पास आ जाएंगे, लेकिन जब झूला चलेगा तो ये कुछ इस तरीके से दूर दूर चले जाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये इस बीच के पिलर के या डिस्क जब घूमेगी तो इसके आसपास घूमेंगे, घूमने के लिए इन्हें क्या चाहिए, अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता है। अभिकेंद्रीय बल के कारण ये क्या करते हैं, दूर दूर चले जाते हैं, जिसके कारण ये दूर जाकर एक सर्कुलर पाथ में अरेंज हो जाते हैं और इस तरह से वृत्तीय गति करना शुरू कर देते हैं। जब ये रुक जाएगा तो इनकी वृत्तीय गति भी रुक जाएगी और इनके बीच में जो केंद्र की तरफ जो बल काम कर रहा है वो बल भी खत्म हो जाएगा, इसलिए वापस आकर सीधे अपनी पोजीशन ले लेंगे, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप जवाब दे दीजिए, ठीक है। इसके अलावा अभिकेंद्रीय बल किस में काम आता है, तो आपने एक मशीन देखी होगी कि जब दूध से क्रीम को अलग करते हैं तो अंदर के अंदर दूध को इस तरह से घुमाया जाता है, तो उसके अंदर से जो क्रीम के जो छोटे छोटे हल्के कण होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और दूध अलग हो जाता है, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल के कारण वो लगातार घूमते रहते और उस मशीन में अभिकेंद्रीय बल का उपयोग ही हमने किया है, जिसके कारण दूध से क्रीम को हम अलग कर देते हैं। कण हल्के होते हैं और दूध के कण भारी होते हैं, जिसके कारण दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब ये सारे तो आपके बेसिक क्वेश्चंस थे। हम देखते हैं अब मेन डेरिवेशन कि किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती हुई वस्तु के लिए अधिकतम सुरक्षित चाल या वेग, दोनों ही आ सकता है, की गणना कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं ऐसा, और कैसे भी पूछ सकते हैं। कभी ये भी बता सकते हैं कि कोई वस्तु है, मान लीजिए वो आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है या किसी पार्क के आसपास गति कर रही है, तो वो किस प्रकार सुरक्षित उसकी चाल होगी जिसके कारण वो उछल ना जाए या केंद्र की तरफ कार पलटी ना खा जाए। इस तरह से कुछ क्वेश्चन बना के मन से भी पूछ सकते हैं। अधिकतम सुरक्षित चाल आपको याद रखना है ये डेरिवेशन के लिए, और कौन सा मार्ग, वृत्ताकार मार्ग, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि अब इसे समझिए, जब कोई वस्तु है, ये मान लीजिए कोई कार है, यहाँ से आ रही है कार, यहाँ पर हमने कार बना दी, ये कार का आगे का हिस्सा ऐसी, और ये कार है, ठीक है। जब कार इस वस्तु यहाँ पर गति कर रही है तो इस कार से ये जो वृत्ताकार मार्ग है इसके केंद्र पर एक बल काम कर रहा है। इसे थोड़ा सीधी रेखा में बना देते हैं,
ठीक है, जहाँ भी ये मुड़ेगी लगातार सीधा एक बल काम करेगा। इस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या मान लीजिए r है, और ये जो बल है वो इसके केंद्र की तरफ काम कर रहा है। जो भी हमने पढ़ा कौन सा बल है ये, mv²/r। अभी केंद्रीय बल इसको अंदर की तरफ खींच रहा है। तो उसने ऐसा क्यों कहा कि सुरक्षित चाल की गणना करना है? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप बहुत छोटे वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहे हैं, ठीक है, देखिए मैं इसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि जब आप बहुत छोटे से वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहे हैं, तो जैसे ही आप बहुत तेजी से गाड़ी को चलाते हुए इधर आ रहे हैं, तो गाड़ी को तेजी से जब आप चला, तो कई बार आपने देखा होगा गाड़ी पलट जाती है और सेंटर की तरफ ही पलटी खा जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब जितना ज़्यादा घुमाव है उतना उसका जो गाड़ी है वो इस घुमाव से जब गुजरेगी तो वो जो बल है लगातार उस पर काम कर रहा है, अभिकेंद्री बल। और कहाँ काम कर रहा है? जो उसको केंद्र की तरफ खींच रहा है। केंद्र की तरफ जब खींच रहा है तो जब वो टर्न लेगी, स्पीड तेज होगी, तो वो इस तरह से भी खींच सकता है कि ये वाला टायर जो है ये ऊपर उठ जाए और ये वाला टायर ऐसे रहे और गाड़ी पलट के अंदर की तरफ पलट जाए, क्योंकि अभिकेंद्री बल का मान ज़्यादा होता है इस समय। अब जितना ज़्यादा छोटा रास्ता है उतना ही वो चीज़, उसकी त्रिज्या या रेडियस क्या है, कम है, ठीक है। जितना घुमावदार मोड़ होगा उसकी त्रिज्या उतनी ही कम होगी। और हमें पता है कि अभिकेंद्री बल क्या होता है, F = mv²/r। जितनी ज़्यादा त्रिज्या कम है उतना ज़्यादा क्या है, बल। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो त्रिज्या अगर कम है, छोटा सा वृत्तीय मार्ग है, वहां पर तो और ज़्यादा चांसेस है कार के पलटने के, क्योंकि जितना छोटा घुमाव होगा, ठीक है, इसको कहेंगे घुमाव ज़्यादा लेकिन त्रिज्या कम, ठीक है, इसको कहेंगे घुमाव तो ज़्यादा है लेकिन त्रिज्या कम है। त्रिज्या कम होगी तो अभिकेंद्री बल ज़्यादा होगा, और उस केस में अगर आप तेजी से गाड़ी निकालेंगे तो आप गाड़ी को संभाल नहीं पाएंगे, और उस समय अभिकेंद्री बल इससे ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की ओर खींच रहा है, और जैसे ही आपकी गाड़ी इम्बैलेंस हुई तो गाड़ी अंदर की तरफ पलट सकती है। ये चीज़ें देखो प्रैक्टिकल है, जो गाड़ी चलाता है, जो गाड़ी पर बैठ कर फील कर रहा है चीज़ें, वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है। आप अभी तक तो किसी न किसी गाड़ी में बैठकर कहीं ना कहीं तो आप वृत्ताकार मार्ग पे गुजरे ही होंगे, ये डैम श्योर है। और जब भी आप गुजरे हो तो आपने एक चीज़ देखा भी है कि आप ये जो वृत्ताकार मार्ग के कारण आपको ये बल हमेशा अंदर की ओर खींचता है, आप ऑटोमेटिक अंदर की तरफ झुक जाते हैं, लेकिन आप गिरते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपने अपनी गाड़ी को बैलेंस कर रखा है। तो हमें यही तो पढ़ना है कि हमारी जब हम घुमाव ले रहे हैं, जब हम टर्न से गुजर रहे हैं, तो हमारी अधिकतम सुरक्षित चाल कितनी होनी चाहिए जिसके कारण हमारी कार पलट ना जाए, ठीक है। तो उसी की हमको गणना करनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देखिए अब कोई वस्तु है, अगर वो इस मार्ग से गुजर रही है तो उस पर कितने बल काम कर रहे हैं। एक बल जो उसको यहाँ खींच रहा है, दूसरा बल है घर्षण बल F, एक तो इस वस्तु का भार mg, और दूसरा एक प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल R, ठीक है। इस पर इतने बल काम कर रहे हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो R है वो किसके बराबर है, mg के, समीकरण नंबर 1। और एक रिश्तेदारी हम पिछली बार भी पढ़ चुके, किसके बीच की, घर्षण बल और प्रतिक्रिया बल एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। और घर्षण बल प्रतिक्रिया बल अनुक्रमानुपाती है तो F = क्या होता है, बराबर लगाएंगे तो μ/r, जिसमें बोलते हैं घर्षण कोण स्थिरांक जो है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा है, चूंकि F बराबर होता है μr के, और F = r क्या होता है, mg, तो μmg लिख सकते हैं। और कैसे लिखा हमने, समीकरण 1 से, ठीक है, सिंपल। ये आपका हो गया μmg, ये समीकरण नंबर 2। अब चूंकि ये भी आप जानते हो कि अभिकेंद्री बल क्या होता है, mv²/r, जिसको अंदर की तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी कंडीशन बनेगी, अधिकतम, यहीं पर लिख देती हूँ मैं, अधिकतम सुरक्षित चाल के लिए, अधिकतम सुरक्षित चाल के लिए। देखिए सुरक्षित चाल की अगर बात करते हैं तो हमें पता है कि जो घर्षण कोण है का मान ज़्यादा या बराबर होना चाहिए अभिकेंद्रीय बल के। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ कौन बचा सकता है, घर्षण बल। अगर टायर और सड़क के बीच में घर्षण ज़्यादा होगा तो ये वाला टायर जल्दी उठ नहीं पाएगा, और ये नहीं उठा तो फिर आप बच जाएंगे कार के पलटने से, क्योंकि आप घुमाव ले रहे हो ना, तो ये वाले पर बल ज़्यादा है जो इसको ऐसे पलट सकता है। ये टायर अगर उठा ही नहीं ज़मीन से तो ये कार पलटने से बच जाएगी। तो इसका मतलब है इसको न उठने देने वाला कौन है, टायर और सड़क के बीच में अच्छा बंध बनाने वाला कौन सा कोण है, कौन सा बल है, घर्षण बल। इसीलिए कहा है कि जो घर्षण बल का मान है
वो अधिकतम हो जाए, यानी इस केस में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, किससे? अभिकेंद्री बल से। तो ये कार के टायर और सड़क के बीच में घर्षण बल ज़्यादा होने से टायर सुरक्षित रहेंगे और टायर पलटी या ज़मीन से उठ नहीं पाएंगे, तो कार पलटी नहीं खाएगी। और ज़्यादा होना चाहिए या फिर कम से कम बराबर तो होना ही चाहिए। देखो ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, अगर अभिकेंद्री बल का मान इस घर्षण बल से ज़्यादा हो गया तो ये टायर आसानी से ऊपर उठ जाएंगे और कार पलट जाएगी और ये इसे अंदर की ओर खींच लेगी, यानी कार इस तरफ जाकर गिरेगी। ठीक है, पलटी खाकर इधर गिरेगी। तो यहाँ पर सुरक्षित चाल के लिए केस याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अधिकतम सुरक्षित चाल के लिए, फिर यहाँ पर आपको 4 केस देंगे। घर्षण बल का मान अधिकतम होगा अभिकेंद्री बल के, घर्षण बल का मान न्यूनतम होगा अभिकेंद्री बल के, घर्षण बल बराबर होगा अभिकेंद्री बल के, या घर्षण बल बड़ा तथा बराबर होगा अभिकेंद्री बल के। तो ये कंडीशन आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि हमेशा घर्षण बल का मान बड़ा या बराबर होना चाहिए अभिकेंद्रीय बल के। ठीक है, अब घर्षण बल क्या है, इसे मैं इधर अरेंज करके लिख दूं, F इज स्मॉलर देन, देखिए इधर ले आई तो इसको पलट दिया मैंने, यानी कि अभिकेंद्रीय बल कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए घर्षण बल के। अब अभिकेंद्रीय बल का मान और इसका मान दोनों ही हमारे पास है, इसका मान है mv²/r और इसका मान है μmg, दोनों मान रख देंगे। तो यहाँ पर मान रखते हैं कि mv²/r इज स्मॉलर देन और इक्वल टू μmg। m से m कैंसिल हो गया तो v², r का मल्टीप्लाई कर दिया μrg, और v इज लेस देन और इक्वल टू √μrg। ये भी आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पूरा डेरिवेशन ही इंपॉर्टेंट है प्लस ऑब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है। आपको ये पूछ सकते हैं कि अधिकतम सुरक्षित चाल का व्यंजक, और फिर इसमें कुछ भी करेक्शन कर दे, μrg दे दे या अंडर रूट ना लगाए, इस तरह से 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको ही पहचानना है कि ये इसका सही आंसर है। तो ये v मतलब उसकी सुरक्षित चाल या वेग। ठीक है, तो यहाँ तक हम देख चुके हैं अच्छे से। इसके बाद एक डेरिवेशन और आता है जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि जब कोई वस्तु है वो घूम तो रही है लेकिन मोड़ के साथ साथ यहाँ पर स्लोप भी आ गया है, जैसे वो मौत का कुआं देखा है ना आपने, जिसमें क्या होता है कि वो अंदर से इस तरह से बना होता है। अब वस्तु घूमनी भी चाहिए प्लस वो इस घुमावदार रोड पर भी चल रही है, मतलब ढलान भी है और घूमना भी है, दोनों स्थिति है। वो तब हम देखेंगे कि तब सुरक्षित चाल क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।